बिहार में जन स्वराज यात्रा के जरिए प्रशांत किशोर लगातार अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कब होगी, मौजूदा राजनीति को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और अब की बार किसके बनने जा रही है सरकार 2024 के लिए, कई ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। अयोग्यता हो गई है राहुल गांधी की, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? ये लोकतंत्र के हक में नहीं है। मैंने कल भी ये बात बताई, नियम के तहत हुआ है। देखिए, नियम अपनी जगह पे है। उसी बीजेपी के सबसे कद्दावर और सम्मानीय नेता माननीय वाजपेयी जी ने एक जो शब्द, एक वाक्य कहा है कि बड़े छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। न्यायालय ने अपनी समझ से जो निर्णय देना था दिया। मुझे लगता है कि जो लोग सरकार में थे, कम से कम उनको इतना समय जरूर राहुल जी को देना चाहिए था कि वो ऊपर के कोर्ट में इसको एक बार अपील कर पाते। अगर उसके बाद भी अगर ऊपर की कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया होता तो किसी को अयोग्य घोषित करने की जरूरत नहीं। राजनीतिक विरोधी के प्रति क्यों इतना प्यार दिखाएंगे कि ऊपरी कोर्ट का क्या फैसला आता है, इसका इंतजार कर लिया जाए। बात प्रेम दिखाने की नहीं है, बात लोकतंत्र के प्रति सम्मान की है, बात इस बड़े मन करने की है। जब आप सत्ता में बैठे हैं, कोई देखिए जो सत्ता में बैठा वो परमानेंट तो कोई है नहीं। कभी यही गांधी परिवार भी सत्ता में रहा होगा, कोई जानता नहीं है कि आगे भविष्य में कौन सत्ता में रहेगा। तो लोकतंत्र की, समाज की जो एक मर्यादा है, उसके तहत जो लोग अनुभवी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने ये बताया है कि जब आप मजबूत स्थिति में हो तो आपको दिल अपना बड़ा रखना चाहिए। कांग्रेस वालों से आपकी बड़ी नजदीकियां हैं, लोग बताते हैं। मेरी नजदीकी किससे नहीं है। क्या सलाह दे रहे हैं? मेरी सबसे अभी क्या सलाह दे रहे हैं? मैं किसी से कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो गांव में बैठा हुआ हूँ ना, मेरे पास कोई साधन है कि मैं किसी को सलाह दूंगा, ना कोई सलाह मेरे से मांग रहा है। मेरी क्या औकात है कि मेरे से कोई सलाह मांगेगा। फोन तो आया होगा सलाह के लिए, इतनी लंबी लंबी मीटिंग दिल्ली में आपने की थी। नहीं, दिल्ली में मीटिंग की थी तो कोई फोन पर्दे के पीछे नहीं की थी। दिल्ली में बैठकर उनके सामने जो हम यहाँ कर रहे हैं, मैं आपको एकदम ऑन रिकॉर्ड बता देता हूं। यही चीज मैंने उनको सलाह दिया था कि आप कांग्रेस को अगर पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो समाज के स्तर पर प्रयास शुरू कीजिए। मीडिया में आप लोगों ने ये चलाया कि प्रशांत किशोर 24 का कोई ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। मैंने उस समय भी बार बार कहा था कि वो कोई ब्लूप्रिंट किसी चुनाव का नहीं था, वो कांग्रेस को जमीनी स्तर से खड़ा करने का ब्लूप्रिंट था, जिसको करने में 5 साल 10 साल लगता। कांग्रेस ये चाहती थी कि मैं उस काम को करूं, लेकिन उनके कहे के अनुसार करूं या जो व्यवस्था वो उसको करने के लिए बना रहे थे, उससे मेरी सहमति नहीं थी। आपकी बातों से एक चीज तो समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अभी 10 साल उसको लग जाएंगे मोदी सरकार के सामने खड़ा होने में। नहीं, यानी 24 नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल आसान है। ये तो देखिए, ये न्यूज चैनल वाले तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कांग्रेस की स्थिति जमीन पर कमजोर है, इसके लिए किसी प्रशांत किशोर के वक्तव्य की जरूरत नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। 1989 के बाद, 84 के बाद से कांग्रेस देश में जीतकर नहीं आई है, तो स्वाभाविक तौर पर उनका जो जनाधार है जमीन पर, जो जनता से उनका कनेक्ट है, वो कम हुआ है। ये तो कांग्रेस के लोग भी मानेंगे, इसके लिए कोई प्रशांत किशोर के वक्तव्य की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार अभी है वो चुनाव हार नहीं सकती है। कांग्रेस हारेगी? मैं आपको बता, नरेंद्र मोदी, अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अरे सुनिए मेरी बात। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, अरे भाई, फुटबॉल विपक्षी दलों में कैसे हराएंगे बीजेपी? मैं आपको बता रहा हूँ, 1984 के बाद कांग्रेस देश में जीती नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2004 में इसी कांग्रेस, इसी बिखरे हुए विपक्ष ने वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व वाले भाजपा को हरा दिया। तो इन चीजों को लोकतंत्र में आप पहले से बता नहीं सकते हैं। ये जरूर है कि भाजपा मजबूत स्थिति में, जो सत्ता में रहता है वो मजबूत दिखता ही है। लेकिन 2019 में भाजपा को देश में 38% ही तो वोट आया है। तो जितने लोग वोट देने गए, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए, जितने लोग 100 लोग वोट देने गया तो उसमें बहुमत 62 लोगों ने तो भाजपा को नहीं वोट दिया। अब जरूरत इस बात की है कि उस 62 को कोई एकत्र करे, इकट्ठा करे। और जो भाषा आप लोग समझते हैं कि वो इकट्ठा करने का मतलब दलों को इकट्ठा करना है, नेता को इकट्ठा करना है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। 80 करोड़ तो मैंने लोगों फॉर्मूला आपको दिया है। हाँ, वही बता रही हूँ, 80 करोड़ लोगों तक जो मुफ्त में राशन है वो जा रहा है। बिल्कुल। तो उसकी काट तो किसी विपक्षी दल के पास दिखाई नहीं देती है। आपको कैसे पता है? ये आपको कैसे पता है? हर चीज का दुनिया में काट है। अगर हिंदुत्व है, हिंदुत्व के आधार पर 100 में 38 आदमी वोट दे रहा है, तो गांधीवाद भी है, अम्बेडकराइट्स भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, जो कि 62% है, जो कि उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो विचारधारा के आधार पर भी हिंदुत्व, इन चारों विचारधाराओं को अगर सम्मिलित कर दें तो उससे बड़ा नहीं हुआ है। राष्ट्रवाद पर उनकी एक परिभाषा है, उनका एक प्रयास है। राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनका एक अपना तर्क है कि राष्ट्रवाद पे उनकी जो स्थिति है वो भाजपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। जहां तक लाभार्थियों की बात है, उनके पास मोदी भी तो हैं।
नहीं, वो तो देखिए, कोई भी जब नेता नरेंद्र मोदी जितना कद्दावर नेता कौन है आज के डेट में? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। ऐसा है, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है, हमको उसका जवाब देने की हमारी जरूरत नहीं है। जब कभी इंदिरा जी रही होंगी, वो भी इतनी ही इससे भी बड़ी कद्दावर नेता थी, उनको हरा दिया गया कि नहीं हरा दिया गया? जनता के आगे कोई नहीं है। अगर जनता खुश नहीं है, जनता अगर आपके प्रयासों से नहीं सहमत है, तो कोई भी कद्दावर नेता नहीं है। कद्दावर से कद्दावर नेता चुनाव हार रहा है। इंदिरा जी को जनता ने चुनाव हरा दिया, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हरा नहीं सकता है। टोटल वोट ही आपको 38 आया है 100 में। राहुल जी को अभी क्या करना चाहिए? राहुल जी को क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो अभी कर रही है उससे उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए नहीं मिलने वाली है कि कांग्रेस को ये समझ में ही, ज्यादातर लोग कांग्रेस में क्लूलेस हैं कि उनकी लड़ाई है किससे और किस बात से लड़ाई है। उनकी जिससे लड़ाई है, जब तक आपने जो ठीक कहा, मैंने पहले हर अपने वक्तव्यों में बताया है कि जब तक आप विचारधारा के आधार पर हिंदुत्व का कोई काउंटर नहीं खड़ा करेंगे, जब तक राष्ट्रवाद को आप अपना स्टैंड उस पर जनता को कन्विंस नहीं करेंगे और लाभार्थियों के लिए एक बेहतर मॉडल नहीं देंगे, तब तक आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और ट्विटर से ट्वीट करने से, लोग ट्वीट करते हैं और ट्वीट की बड़ी चर्चा होती है कि कोई ट्रोल कर रहा है, किसकी कितनी लाइक्स हुई, कितना उनका ट्रैक्शन है। भाई पूरे भारत में 130 करोड़ लोग हैं, उसमें मुश्किल से 3 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं। तो 3 करोड़ लोग अगर पूरे ही जो ट्विटर पे हैं आपके साथ जुड़ जाएं, तो भी तो आप 2% वोट हुआ। तो ट्विटर पे बैठ के तो आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए फायदा हुआ है क्या राहुल गांधी को? अब फायदा हुआ है कि नहीं, ये तो आगे चुनाव में दिखेगा। देखिए, राजनीतिक दल होने अभी 3 चुनाव हुए, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के, तीनों हार गई। वो ये कह सकते हैं कि हम वहां नहीं गए थे। राजनीतिक दल होने के नाते आपका फायदा नुकसान, आप जो कर रहे हैं उसका समर्थन है नहीं है, वो सही है गलत है, उसका फाइनल पैमाना क्या है? जनता का समर्थन। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और असफलता को नापने के लिए हम लोग को कर्नाटक का इलेक्शन देखना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में वो चले भी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में, विपक्ष की स्थिति में है, भाजपा की वहां सरकार है। तो अगर वहां पर वो परिवर्तन होता दिखेगा तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का लाभ हुआ। मोदी जी के सामने राहुल गांधी क्या विपक्ष का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे सकते हैं 24 में? भाई अभी 24 में तो वही है, दूसरा तो कोई विपक्ष का बड़ा नेता मुझे दिख नहीं रहा है जिसको सब लोग मान रहे हैं। 330 दिन बाकी हैं और 330 दिन किसी भी चुनाव के लिए बहुत बड़े नहीं होते। फिर वही बात है, 300 कैसे नहीं बड़े होते हैं? कैसे बड़े आप 2014 का चुनाव, मैं 2014 के चुनाव से तो मैं जुड़ा हुआ था। मार्च में कितने लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी 2013 में मार्च में कितने लोग बता रहे थे कि मोदी जी जीत कर आ रहे हैं? उस समय तो मोदी जी जून में बने कैंपेन कमेटी के हेड, अक्टूबर में 2013 में उनको बनाया गया प्रधानमंत्री का चेहरा, और अगले वर्ष मार्च अप्रैल आते आते पूरे देश में हवा बन गई कि मोदी जी को वोट देना है। तो 1 साल बहुत लंबा समय होता है। 2012 में नवंबर में जब गुजरात के इलेक्शन हुए थे, मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरे देश में आज जितने लोग मोदी भक्त बने हुए हैं, इसमें से आधे इंक्लूडेड, मीडिया इंक्लूडेड, जानकार इंक्लूडेड, ये सब ये कह रहे थे कि जिस दिन मोदी चेहरा बन जाएंगे उस दिन यूपीए 3 आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी इंडिया इज नॉट गुजरात, मोदी जी आ जाएंगे तो सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा। कुछ हुआ? तो ऐसे जानकार और फोरकास्टर टीवी पर आते हैं, बोलते हैं, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको अगर भविष्य की जानकारी होती तो बैठ के वहां जानकारी थोड़ी ना दे रहे होते। की बातों को मैं काट देती हूँ। ममता बनर्जी को 2021 मई में जिताने के लिए प्रशांत किशोर 2019 में जाकर उनसे मिलते हैं जी, तो एक टाइम फ्रेम तो रखना ही पड़ेगा ना, और इसी वजह से तैयारियां करनी होती हैं। बिल्कुल करना होता है। तो वो प्रशांत किशोर की अपनी सोच है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको 2 बरस लगाना है, लेकिन वो पार्टियों को नहीं लगाना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मॉडल बंगाल के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में था। हम लोग उसी प्रशांत किशोर ने बिहार में 2015 जून में, 2 जून 2015 को मैं आया और अक्टूबर एंड में चुनाव हुआ, 8 नवंबर को हम लोग चुनाव जीत कर चले गए। तो आप हर चुनाव की एक अलग अपनी कहानी है। किसी चुनाव को आप 4, 5, 6 महीने में जीत सकते हैं, किसी चुनाव को जीतने में आपको 2-3 साल भी लग सकते हैं।